हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कमोसर पे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का चौथा वीडियो। बच्चों, इससे पहले की 3 वीडियो में हमने बात करी रसायन विज्ञान के पार्ट 1 विलयन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आप पिछली 3 वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो उन सभी 3 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। और यदि आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इन सभी प्रश्न और उनके उत्तरों की पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। इस पीडीएफ को परचेज़ करने के लिए आप सामने स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं अपना पहला प्रश्न। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सामने लिखा है वांट हाफ गुणांक क्या होता है? तो बच्चों, पहले इसे समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम अभी सही तरीके से पीडीएफ में नहीं लिख पाए हैं। उनको मैं आपको स्वयं भी लिख के दिखा देता हूँ। इससे पहले बच्चों हमको पढ़ना पड़ेगा असामान्य अणुभार क्या होता है? इसको समझने के बाद ही आप वान हाफ गुणांक को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। असामान्य अणुभार। अच्छा, मान लीजिए कि मेरा वेट 60 केजी है, ठीक है? मैंने अपना वेट स्केल से नापा है और उसमें आया है कि मेरा वेट 60 केजी है। तो बच्चों, कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है जो कि जिसकी मदद से हम वेट को निकाल सकते हैं। उसमें मेरा वेट आ रहा है 59.9। तो बच्चों, फ़ॉर्मूले की सहायता से निकाला हुआ ये वेट जो कि मेरे एक्चुअल वेट से कम या ज़्यादा आ रहा है, इस वेट को मैं बोलूँगा असामान्य अणुभार। अब इसी एग्ज़ाम्पल का मैं सहारा लेते हुए आपको बताता हूँ कि यदि आपने किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय का अणुभार निकाला है। आपने विलेय के अणुभार को ज्ञात किया और विलेय का अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से कम या ज़्यादा आया है। तो बच्चों, ये कमी और ये अधिकता जिस भी अणुभार में आ रही है, वह अणुभार कहलाता है असामान्य अणुभार। अब बच्चों, सवाल ये है कि जो कमी आ रही है, ये जो अणुभार असामान्य आ रहा है, इसका कारण क्या है? तो बच्चों, इसका कारण होता है कि संभावना है कि जो आप विलायक में मिला रहे हैं, वह विलायक में जाके संयोजित हो जाता हो, मतलब उसके अणु आपस में जुड़ जाते हों। संभावना ये भी है कि इसके अणु जुड़ने की जगह डिसोसिएट हो जाते हों, वियोजित हो जाते हों। ठीक है बच्चों? तो सवाल यहाँ से ये बनता है कि संयोजन और वियोजन की कोटि क्या होती है? ये कोटि क्या होती है? तो बच्चों, ध्यान रखें कि इसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो कि विलयन में या तो संयोजित होती हो या फिर वियोजित होती हो। उनको हम बोलते हैं संयोजन और वियोजन की कोटि। ठीक है बच्चों? मान लीजिए आपने किसी पदार्थ का 10 ग्राम मिलाया है, एग्ज़ाम्पल है, 10 ग्राम मिलाया है। वैसे इसकी बात हमें मोलों की संख्या में करनी चाहिए थी, तो मैं कहता हूँ 10 मोल मिलाए हैं, ठीक है? और उन 10 ग्राम में से केवल 9 ग्राम मोल ही डिसॉल्व हुए हैं, 1 मोल बिना घुले रह गया है। तो बच्चों, यही कहलाती है, आप देख पा रहे हैं कि ये वियोजित हो रहा है। ये 10 से केवल 9 ही हो पाया है, तो उसको हम कह देंगे कि यहाँ पर इसका संयोजन हुआ है। ठीक है? और अगर ये अधिक हो जाता तो हम कह देते यहाँ पर इसका वियोजन हुआ है। ठीक है बच्चों? अब इसी संयोजन और वियोजन के कारण ही हमारा ये अणुभार असामान्य आता है। अब इस असामान्य अणुभार को सही करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वॉन्ट-हॉफ, उसने एक हमको फैक्टर दिया है, जिसकी गुणा को हम अपने जितने भी 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनसे करते हैं, तो हम आसानी से इस असामान्य अणुभार को सामान्य एक्चुअल अणुभार के बराबर ला सकते हैं। तो बच्चों, तो हम सीधे बात कर लेते हैं वान हाफ गुणांक की। पहले मैं ये स्क्रीन पे जो भी आप देख पा रहे हैं सबको रब कर दूँ। अगर हमसे बीच-बीच में कोई छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उन गलतियों के बारे में हमको बता सकते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमने अभी बात करी है आपसे वान हाफ गुणांक की।
सीधे ही इसको हम करते हैं परिभाषित, क्योंकि ये बोर्ड में 1 मार्क्स में और कभी-कभी 2 मार्क्स से पूछा गया है। तो 1/2 गुणांक को दिखाया जाता है I की हेल्प से। अगर मैं कहूँ कि कोई विलेय किसी विलायक के अंदर या विलयन के अंदर या तो संयोजित होता होगा, या जुड़ता होगा, या फिर टूटता होगा। या तो उसका संयोजन होता होगा, या फिर उसका वियोजन होता होगा। ठीक है? तो संयोजन, वियोजन से पहले मौलिक की संख्या क्या थी? और संयोजन, वियोजन के बाद कितने मोल हैं? ठीक है बच्चों? दोबारा बोलता हूँ, संयोजन, वियोजन के बाद और संयोजन या वियोजन से पहले जो मौलिक संख्या का अनुपात होता है, उसी को हम बोलते हैं 1/2 गुणांक। इसकी बच्चों एक परिभाषा और हम यहाँ पे दे सकते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्मों के एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से निकाले गए मान और उनके वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू का जो अनुपात होता है, वह कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है बच्चों? आप समझ पा रहे हैं? अब हम इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है, इसके लिए 1/2 गुणांक अधिकतम होता है। थोड़ा बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, K2SO4, KCl, MgSO4। फिलहाल हम इन तीन ही ऑप्शन से काम चलाते हैं। इसके लिए 1/2 गुणांक अधिकतम है। तो बच्चों इस बात को याद रखें आप, जिसमें भी मोलों की संख्या ज़्यादा आएगी, उसके लिए 1/2 गुणांक भी ज़्यादा आएगा। तो अगर हम K2SO4 को डिसोसिएट करें, तो ये बनता है K प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर देखें, सल्फेट चूँकि एक ही था, तो 1 है। पोटेशियम यहाँ पे 2 थे, यहाँ 2 कर देते हैं। तो 2 मोल ये, 1 मोल ये, कुल कितने मोल हो गए? 3 मोल। अब KCl को हम करते हैं डिसोसिएट, तो K प्लस Cl माइनस। यहाँ देख पा रहे हैं 2 मोल। तो अगर MgSO4 को हम ब्रेक करेंगे, तो आता है Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ बच्चों केवल 2 ही मोल आते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 1/2 गुणांक की जो अधिकतम वैल्यू आ रही है, वो आ रही है K2SO4 के लिए। ठीक है बच्चों? इसके तुरंत बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि K2SO4 के तनु विलयन के लिए 1/2 गुणांक का मान। अब बच्चों ये तो अभी-अभी हमने देखा कि इसका मान 3 आया था, लेकिन 3 कैसे आता है, हमको वो थोड़ा-सा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों हम जानते हैं K2SO4 अगर ब्रेक होता है, तो K प्लस में और SO4 2 माइनस में होता है। ठीक है बच्चों? इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा लेता हूँ। ठीक? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टार्टिंग पर, प्रारंभ पर K2SO4 का केवल 1 मोल है। अब चूँकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ना तो ये बना होगा, ना ही ये बना होगा। मतलब इसके 0 मोल होंगे, इसके 0 मोल होंगे। लेकिन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि अभिक्रिया अब और ज़्यादा अधिक आगे नहीं बढ़ सकती है, मतलब साम्य की स्थिति आ जाती है। तो उस साम्य पर मैं मानता हूँ कि इस 1 मोल में से कुछ मोल, और अभी मैंने इस कुछ की बात करी थी, ये कुछ होता है हमारा संयोजन की और वियोजन की कोटि। चूँकि यहाँ पर हो रहा है वियोजन, तो उसको हम बोलेंगे वियोजन कोटि अल्फ़ा। तो 1 में से अल्फ़ा ज जाएँगे, तो कितने बचेंगे? अल्फ़ा। और बच्चों जितना यहाँ पे अ, वियोजित हुआ होगा, उतना यहाँ बनेगा। यहाँ भी बच्चों अल्फ़ा बनेगा, यहाँ भी अल्फ़ा। अब चूँकि यहाँ पे 2 मोल हैं, यहाँ पे 2 अल्फ़ा कर देना है आपको। कुछ देर पहले हमने देखा था फ़ॉर्मूला, I इज़ इक्वल टू संयोजन से, वियोजन के बाद मोलों की संख्या और वियोजन से पहले मोल की संख्या। बच्चों बहुत छोटा लिख रहा हूँ, कम लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी से जल्दी समाप्त करनी है, ताकि मैं आपके सामने और वीडियो भी ला सकूँ। तो यहाँ पे देख पाएँ तो
बाद में कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। और पहले कितने मोल थे बच्चों? 1। तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा हम कट कर देते हैं। फिर हमारा बचता है 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। बच्चों यहाँ पे हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। यदि हमारा K2SO4 जो कि हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से होता है वियोजित, और जब भी कोई भी विलय पूर्ण रूप से वियोजित माना जाता है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 मानी जाती है। अब मैं इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ रख दूं तो बन के निकल आता है 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। और बच्चों यही हमको यहाँ निकालना था। ठीक है, आशा है कि आप इस चीज को यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब बच्चों इसके साथ ही जो हमारे प्रश्न हमने आपको लिखाए थे यहाँ समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। उनको मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 43 में समझाया था आपको। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, इसलिए बता रहा हूँ कि 2 तरफ हैं, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये द्रव 145 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और द्रव बी 190 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। सवाल ये है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा द्रव ज़्यादा उबलेगा? तो बच्चों ध्यान से देख लो, जिसका अगर मैं इसकी बात करूँ, 190 का आधा करना चाहूँ तो कितना हो सकता है, और 145 का भी। ठीक है? यहाँ पे बच्चों इसका सीधा सा आंसर ये हो जाएगा कि हम ये देख लें कि किसका जो क्वथनांक है वो कम है। ठीक है? ध्यान से देखेंगे तो द्रव जो ए है इसका क्वथनांक हमें दिख रहा है 145 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 145 डिग्री पे पूरी तरह से उबल जाएगा, जबकि बी वाला 190 पे उबलेगा। तो चूंकि ये बहुत ही कम तापमान पे पूरा उबल जाएगा, तो 80 डिग्री पर भी यही द्रव ए ज्यादा उबलने वाला है, इसका क्वथनांक ज्यादा होने वाला है बच्चों। ठीक है? इसके बाद बच्चों अगला सवाल है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मोलल उन्नयन स्थिरांक इसका मात्रक क्या होता है? ये आपसे पूछ सकता है। अब चाहे आपसे मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ ले, चाहे आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक पूछ ले, बच्चों इनका मात्रक होता है केल्विन, किलोग्राम पर मोल। इसको आप याद रखें कि बहुत बार न्यूमेरिकल्स में भी होता है कि मात्रक देता नहीं है और हमको लिखना पड़ता है, तो आप इसको वहाँ पे इस वैल्यू को मात्रक को वहाँ पे लिख सकते हैं। बच्चों एक सवाल बोर्ड का जो कि बोर्ड में 2 नंबर में आया था, बहुत पहले आया था, वो यहाँ पे छूट गया है, तो मैं साथ-साथ में उस प्रश्न को भी यहाँ पे बताता चलता हूँ। हाँ, ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया है वैसे तो। ये सामने देख पा रहे हैं आप। यही मैं इसको बता लेता हूँ, और हमारा जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और क्वथनांक में उन्नयन को समझाइए। ये दोनों ही प्रश्न बच्चों मैं आपको पहले से ही बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसलिए मैं दोबारा से इनको रिपीट नहीं करूँगा। जो बात मुझे यहाँ रिपीट करनी है वो ये है कि मोलल सॉरी क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अणुसूत्र ज्ञात करना है विलेय का आपको। ठीक है? हमें क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुसूत्र को लिखना है, और केवल अणुसूत्र को लिखना है। वो हमसे यहाँ पे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूलता के, मतलब डेल टी बी बराबर हो जाएगा के बी एम इंटू एम के। ये के बी यहाँ बच्चों कहलाता है उन्नयन स्थिरांक या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बच्चों वहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे 3 पद हैं, डेल टी बी, के बी और एम। इन 3 में से ऐसा कौन सा पद है जो स्वयं के अंदर अणुभार को रखता होगा? तो बच्चों ये भी तापमान है, ये एक स्थिरांक है, केवल मोललता ही एक ऐसा पद है जिसके अंदर अणुभार आता है। अगर हम इसके फॉर्मूले को ओपन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं मोललता बराबर विलेय के मूल की संख्या अपॉन में विलायक का भार केजी में।
इसको मैं लिख दूं विलय के मोल बटे विलायक का भार। विलय के मोल बटे विलायक का भार, डब्ल्यू कर दिया मैंने इसको। इसको अगर और ज़्यादा खोलना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ विलय का भार बटे विलय का अणु भार, यही हमें निकालना भी है, सॉरी यहाँ मैंने ए लिख दिया है, इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब मैं इसी वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिख देता हूँ। तो मेरे पास निकल के आता है बच्चों, डेल टी बी बराबर ए बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब हमें यहाँ पर निकालना है विलय का अणुभार। विलय का अणुभार हम क्या करते हैं, इस एम बी को यहाँ ले जाएंगे, इस डेल टी बी को तिरछी गुणा से इधर लेके आ जाएंगे, तो हमें बचेगा एम बी बराबर ई बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। मुझे उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। और बच्चों इसके साथ ही हमारे पार्ट 1 विलियन के सभी आईएमपी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी और उनके अतिरिक्त क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। आशा है मुझको कि आपको यह सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और हमसे होने वाली गलतियों को आप हमारे जो फीडबैक से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस में और भी अच्छा कर पाएँ। तो बच्चों, हम आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे पार्ट 2 विद्युत रसायन को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।